हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने क्वेश्चन 75 तक पढ़ लिए थे। चलिए आज आके शुरू करते हैं। सातवाहन द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था। जो सातवाहन वंश था वो क्या करते थे, तांबे और चांदी को मिश्रण, उनको दोनों का मिश्रण करते थे। तो मिश्रण जो किया जाता था उसको क्या बोलते थे ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटीन। क्या बोलते थे, पोटीन। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण जो था वो पोटीन कहलाता था। जो सातवाहन राजवंश थे, राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन और अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। यानी यानी वो फेमस किया गया था, प्रचलित किया गया था। क्या, कांसे, तांबा, चांदी और पोटीन और अन्य सिक्के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस नदी पद का निर्माण किया था। जो अशोक था उसने धम्म का जो प्रचार किया था उसके बारे में बताया था। वो किस नए पद का निर्माण किया था, उसके लिए कौन सा जो नया पद था उसका बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र। धम्म महामात्र। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए एक नए पद धम्म एकमात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र का नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। जो धर्म महामात्र था का कार्य क्या होता था, राज्य में धर्मानुशासन निर्माण करने से था। क्या करते थे वे, धर्मानुशासन के लिए करते थे उसका प्रयोग। किसका, महामात्रा। धम्म जो महामात्र था उसका किस लिए करते थे, धर्म अनुशासन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में बताता है। जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था ना उसके बारे में बताना है कि वो किस वंश के बारे में हमें जानकारी देता है। किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के शासन के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। जो ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें मौर्य काल था, जो उसकी राजनीति कैसी थी, उसका सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी आदि के बारे में बताया गया है। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी। कलिंग के जो युद्ध हुआ था वो थी। पर वो ये बताना है कि युग में उसने किस पर विजय की थी जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से था। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो अशोक था, अशोक के जो उसका जो शासनकाल था उसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था उसकी लाइफ का, जिसमें क्या हुआ था, उसका जो हृदय था ना वो एकदम बदल गया था। ठीक है, उसके जो हृदय की जो घटना थी वो एकदम परिवर्तित हो गई थी। उसने तो ये बताना है कि उसने किस पे विजय प्राप्त की थी, उसने किस चीज़ को जीता था। ठीक है, उड़ीसा। उसने जो उड़ीसा जंग थी ना उस पर विजय प्राप्त की थी। युग में किस पर विजय की थी, उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी। आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। क्या हुआ था, आधुनिक युग में जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी ना उसके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था, वो कि यह कुछ अच्छा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने जो शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। यानी किस मूल के जो भारतीय राजवंश थे जिन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, यानी जो सिक्के चलाए थे अपने शासकों के, वो किस वंश ने चलाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहनों ने। जो सातवाहन वंश था उसने अपने शासकों के चित्रों वाले सिक्के जो थे जारी किए थे। भारतीय राजवंश सातवाहन ने, जो भारतीय जो राजवंश था सातवाहन वंश था, अपने शासकों के चित्र
चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुक। कौन थे? शिमुक। सातवाहन वंश के शासकों में तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। जो सातवाहन वंश था उन्होंने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे के, पोटीन के सिक्के भी उन्होंने जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। जो सातवाहन वंश था उनकी जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? उनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। जो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में मिलती है। जो मत्स्य पुराण है ना उसके बारे में बताएगा कि सातवाहन वंश में क्या क्या है। सातवाहन वंश को के शासकों ने मुख्यतः दक्षिणी भारत के हिस्से पर शासन किया था। जो दक्षिणी भारत यानी आज के जो साउथ है यानी कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, इस एरिया, इस बेल्ट पर उन्होंने राज किया था, उन्होंने शासन किया था। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए। उस महान व्यक्ति का नाम बताओ जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने भारत में बीजगणित यानी जो भारत में जो बीजगणित का क्षेत्र था उसमें योगदान दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। जो आर्यभट्ट था उसने क्या किया था? उसने बीजगणित में अपना योगदान दिया था, बीजगणित क्षेत्र में यानी मैथ में। आर्यभट्ट ने भारतीय बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अब कहाँ पर पड़ता है? पटना में पड़ता है। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। माना जाता है कि इसका स्थान एक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट प्लेस है। किसमें? इंडियन की हिस्ट्री में। आर्यभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी? आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत, ये 2 रचना दी थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित में से साम्राज्यों में से एक किससे संबंधित है? ये बताना। जो नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य मूर्ति है, प्रतिमा है किसकी? नटराज जी की। तो उसमें ये बताना है कि इनमें से, इस साम्राज्य में से किससे संबंधित है, यानी किस वंश से संबंधित है। ये बताना है कि वह किस वंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश से। जो नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति है वो किससे संबंधित है? चोल वंश से। आगे देखो, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा भगवान शिव के नृत्य को करते हुए दिखाया गया है। जो नटराज जी की प्रसिद्ध मूर्ति है वो कांस्य प्रतिमा में भगवान जो शिव यानी शिव शंकर भोलेनाथ को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति जो तमिलनाडु राज्य में है और वो राज्य के चिदंबरम में स्थित है। कहाँ पर है? चिदंबरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो तमिल साहित्य का जो महाकाव्य है, तमिल साहित्य का महाकाव्य है। रेफरेंस हो जाएगा शिल्पाधिकारम। क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकारम। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पाधिकारम है। क्या? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिल्पाधिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? 3 भागों में। और शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन थे? इंगलो आदिगल। कौन थे? इलांगो आदिगल। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? जो हड़प्पा वासी थे उन्होंने इनमें से किस भवन निर्माण में सामग्री में कौन से मतलब किस चीज़ का प्रयोग किया था बताना है। तपती मिट्टी की ईंटों का। किसकी? तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख शहर था। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मोंटगोमेरी जिले में स्थित है। मोंटगोमेरी जिले में स्थित पड़ता है, जहाँ पर पड़ता है इसका नाम दे रखा है। निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? इसमें से किसे औषधि का देवता कहा जाता है बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। क्या? धन्वंतरी। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी को औषधि देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के
जो धन्वंतरी थे आयुर्वेद के प्रणेता थे। क्या थे? आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। क्या थे? उसके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। कौन? धन्वंतरी। कौन? धन्वंतरी। ठीक है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दरबार में आयुर्वेद के क्या थे? चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर कह सकते हैं हम। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तक में रोग निदान तथा वेद चिंतामणि को बताया गया है। जो धन्वंतरी की प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनमें रोग निदान और वेद और चिंतामणि के बारे में बताया गया है। ये अगला क्वेश्चन है। ये देखो, इसका जो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है और आगे क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। बस इतना ही आज इस वीडियो में।